हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातें लोगों तक पहुँच पाए। तो आइए हम लोग लौटते अपने टॉपिक पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने व्यापारिक कंपनियां, यहाँ की जो यूरोपीय कंपनियां थी वो किस प्रकार से आई, कैसे कैसे अपने शासन सत्ता स्थापित की, यहाँ से व्यापार करके कौन कौन से उनको फायदा हुआ, ये सब देख चुके थे। जिसमें से हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन देखा था, उसके बाद डच का आगमन देखा था, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन देखा था। तो आज हम लोग जो नई कंपनी, जो यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे, तो वो है कौन, तो वो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, कौन था, डेनिश था, डेनिश कंपनी। तो डेनिश कंपनी जब जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उसी बीच में डेनिश कंपनी का आगमन हुआ। क्योंकि ये तो जानते हैं कि सभी को अपना लालच जब पनपता है तो सभी का अपना व्यापार क्षेत्र, अपना अधिकार बढ़ाने का उम्मीद जगता है। तो उसी के क्रम में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1616 में। 1616 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले, अब जैसे और सभी जितना भी व्यापारिक कंपनियां आ रही थी, सबसे पहले अपना एक कंपनी बनाया। उसी कंपनी के माध्यम से यहाँ पर सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, व्यापार करने का प्रयास किया। यहाँ पर व्यापारिक कोठी बनाई, ताकि अगर हम किसी कंपनी को स्थापित कर रहे हैं, अगर हम उसका एक मुख्यालय बना देते हैं, तो वहाँ से हम उस क्षेत्र, उस इलाके पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी क्रम में इन लोगों को भी जब ये एहसास हुआ, जब 1616 में जब डेनिशों द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई थी, उसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब डेनिश लोगों के द्वारा जब निर्माण किया गया था 1616 में, तो जब यहाँ पे ये आई सबसे पहले, तो जब कोई भी नया कंपनी आता है, तो अपना जो पहले से जो यहाँ पर स्थापित सत्ता है, उससे क्या होता है, उसका संघर्ष चलता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो पढ़े हैं ना, जो इकोनॉमिक्स का है, वर्ग संघर्ष का कार्ल मार्क्स का जो दिया गया है, यानी कि उसमें यह बताया गया है कि कोई भी वर्ग एक क्लास दूसरे क्लास से अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमेशा फाइट करते रहता है। तो उसी क्रम में जब पहले से यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो आधिपत्य स्थापित हो चुका था, तो उससे क्या क्या डेनिशों को भी थोड़ा खतरा होने लगा था। तो उसी के क्रम में इन लोगों ने भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ताकि ये लोग भी मान रहे थे कि अगर मेरा कोई एक क्षेत्र पर अधिकार होगा तो वहां से व्यापार कर पाएंगे। तो इसी के क्रम में इन्होंने जो सबसे पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वो थी ट्रैंकोवार। कहां पर, सबसे कहां पर खोली गई थी, तो ट्रैंकोवार में खोली गई थी पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी। डेनिशों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी। कहां पर, ट्रैंकोवार में खोली गई थी। और ये ट्रैंकोवार कहाँ है, तो ये ट्रैंकोवार जो है वो ये पश्चिमी तट के इलाका में ट्रैंकोवार है। क्योंकि इधर ही से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था, तो यही इलाका में अपना सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था। और धीरे धीरे यही व्यापारी कंपनियां जो यहाँ पर डेनिश जो कंपनी थी वो अधिकार करने लगी थी धीरे धीरे। फिर आगे जाकर जब क्या हुआ, जब ये अंग्रेजों को, चूंकि अंग्रेज, हम जानते हैं कि अंग्रेज शुरू से ही क्या थे, वो एकाधिकार करना चाहते थे। तो जब इनको पता चला, अंग्रेजों को पता चला कि एक डेनिश नामक एक नई कंपनी की स्थापना की जा चुकी है, जो कि हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, हमारा जो विस्तारवादी सिद्धांत है उसमें ये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उसी के क्रम में इन लोगों के बीच में कुछ समझौते हुए, कुछ युद्ध हुए, जिसके ताकि वहां से क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कंपनियां जो थी वो अपना अधिकार करना चालू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पहली व्यापारिक कोठी तो खुल गए थे ट्रैंकोवार में। अब इसी के बाद फिर सेरामपुर में दूसरा, ये पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, ट्रैंकोवार में। दूसरी व्यापारिक कोठी जो खोली थी सेरामपुर में खोली थी दूसरी व्यापारिक कोठी। लेकिन जब ये कंपनी तो खोल ली, अब जानते हैं कि अगर हम किसी कंपनी को खोलते हैं तो हम उसको चलाने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमारे समक्ष कोई बहुत बड़ी शक्ति हो, जिससे हम प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या होता है, हम उस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। तो वही सब देखते हुए फिर डेनिशों ने क्या किया, जब डेनिशों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, यहाँ जो पहली जो की कोठी थी, यानी कि पहली का जो कंपनी था, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो उससे हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसको 1754 में कहाँ बेच दिया? ये अंग्रेजों को बेच दिया। सत्रह सौ चौवन में क्या किया? अंग्रेजों को बेच दिया ये, नहीं 1754 सॉरी 1745 में ये अंग्रेजों को बेच दिया। कौन? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1745 में अपनी पूरी कंपनी को, अपना पूरा जो अधिकार जितना भी था, व्यापारिक गतिविधियां जितना भी थी, पूरी कंपनी को उठाकर बेच दी अंग्रेजों को। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से डेनिशों का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेनिश का आगमन कैसे हुआ, क्यों अब यहाँ से वे बहुत जल्दी खत्म हो गए, अपनी जो कंपनियां थी वो अंग्रेजों को कब बेची, ये सब यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग जो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, वो नेक्स्ट कंपनी था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट कंपनी हम देख रहे हैं वो है फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, अब डेनिशों के बाद देखिए सबसे पहले आया पुर्तगाल, पुर्तगालियों के बाद आए डच, डच के बाद आए ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद आए कौन? डेनिश। अब जो सबसे लास्ट में जो कंपनी आई थी वो कौन थी? तो फ्रांसीसी कंपनी थी। जब फ्रांसीसी कंपनी यानी कि फ्रांस का सत्ता थे, फ्रांस के नाम में ही इसका लगा हुआ कि फ्रांस की व्यापारिक कंपनी थी। तो ये जो सबसे पहली व्यापारिक कंपनी जो आई थी फ्रांसीसी, वो आई थी 1664 में। 1664 में जो व्यापारिक ये आई थी फ्रांसीसी कंपनी, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले धीरे धीरे अपना सत्ता जमाने का प्रयास किया, जैसे और सब जितना भी व्यापारिक कंपनी पहले कर रही थी, अब अपना व्यापार विस्तार कर रही थी, अपना क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। तो उसी तरह से फ्रांसीसी कंपनी जो भी अपना विस्तार करने का प्रयास किया, तो इसी के क्रम में जो सबसे पहला जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी, वो जो फ्रांसीसी कंपनी द्वारा की गई थी, वो कौन था? फ्रैंक कैरी के द्वारा। फ्रैंक कैरी के द्वारा पहली कोठी पहला जो व्यापारिक कंपनी यहाँ पे आई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी फ्रैंक कैरी के नेतृत्व में। कहीं कहीं इसको कैरो भी बोला जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये नाम से आप लोग देख सकते हैं। तो जब ये आया फ्रैंक कैरी के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे आई, तो धीरे धीरे इसने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू कर दिया। तो जब साम्राज्य विस्तार करना चालू कर दिया, तो इसके सामने भी ये फ्रैंक कैरी के सामने के भी वही चुनौतियां आई जो और सब कंपनियों के समक्ष आ रही थी। क्या? वो सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रिटिशों का यहाँ पर जो पहले से राज था। तो ब्रिटिशों का आगमन के चक्कर में ये इनका क्या था कि प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। लेकिन एक बात था कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो छोटी कंपनी थी, ज़्यादा उनके पास ताकत नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ? तो अंग्रेजों को उनसे निकालने में बहुत आसानी हुई, अपनी जगह से उसको स्थापित कर दिया। लेकिन जब फ्रांसीसी कंपनी जब आई, तो फ्रांसीसी कंपनी के पास अथाह ताकत था। अब क्या हुआ? अब हम जब जानते हैं किसी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में, मान लो ये मेरा इलाका है, ये किसी और का इलाका है, और ये इलाका, ये हम चाहते हैं कि क्या करें, इस इलाके को और धीरे धीरे इधर खिसकाए ताकि ये भी इलाका मेरे में आ जाए। और ये इलाका क्या होता है? ये सोचता है कि इधर हम आए ताकि ये वाला मेरे में आ जाए। तो उसी के क्रम में मान लो इधर तुम्हारा है फ्रांसीसी और ये है अंग्रेज, और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, दोनों के पास बहुत ज़्यादा जो सैनिक पावर है। तो अब क्या होगा? अब दोनों में तो कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। ये चाहेगा कि हम इसके क्षेत्र को हड़प लें, ये चाहेगा कि हम इसके क्षेत्र को हड़प लें, क्योंकि भारत जो था पहले एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे। तो ये सोचता था कि इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी मेरा हक हो जाए, और ये अंग्रेज सोच रहे थे कि इस क्षेत्र में जो मेरा प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी हक हो जाए। तो यही सब क्रम में, यही सब के संघर्ष में, दोनों को क्षेत्रों को हड़पने के क्रम में, हड़पने के संघर्ष में क्या हुआ कि दोनों के बीच में बहुत सारे समझौते किए गए, बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, हमेशा समय समय पर दोनों में युद्ध हो रहे थे। तो हम देखते हैं, तो ये समझ गए कि क्यों हो रहा था। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच जब युद्ध हुआ, तो हम जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो उस युद्ध के निर्णय के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारी संधियां करनी पड़ती है। तो उसी के क्रम में जब ये फ्रैंक कैरी के नेतृत्व में सबसे पहला आया था, तो ये तो आया, लेकिन इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने भी आकर सबसे पहले अपना जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, वो कहाँ पे की थी? सूरत में की थी। फ्रांसीसियों का, यानी कि फ्रांसीसियों का पहला जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी वह सूरत में की गई थी।
ठीक है। फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई थी? सूरत में। ये कहाँ की गई थी? सूरत में। यानी कि अब सूरत जो था, सूरत पर व्यापारियों का फ्रांसीसियों का अधिकार तो हो चुका था। अब सूरत में ही क्या था, हम जानते हैं पहले से तो सूरत में, सूरत हो गया तुम्हारा, कुलीकट हो गया, ये जितना भी जो समुद्री इलाके हैं, जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, जो समुद्र से सटे हुए स्टेट्स हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां थी। तो इसी के क्रम में जब ये सूरत पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की, अपना अपना मुख्यालय यहाँ पर बना लिया, अब ये अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। जब विस्तार करना प्रारंभ कर दिया तो इसी विस्तार के क्रम में अंग्रेजों से इनका सामना हुआ। जब अंग्रेजों से इनका सामना हुआ तो बहुत सारे क्या क्या हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें से सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी इन लोगों के बीच में, जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम है क्या? कर्नाटक युद्ध के नाम से आता है, कर्नाटक वार। क्या था? कर्नाटक युद्ध के नाम से, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में ये लोगों का जो आधिपत्य स्थापित करने का वो अपना जो चल रहा था। तो सबसे पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे? पहला था कर्नाटक युद्ध फर्स्ट। 1740 कर्नाटक युद्ध, जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1740 से 48 के बीच में हुआ था। देखो अब युद्ध की स्थिति क्यों आई? हाँ, अगर चलिए यहाँ से छोड़िए, हम क्या करते हैं, हमारे जैसे और आस पड़ोस में देखते हैं कि हमारा कुछ क्षेत्र है, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के जो कैंपस एरिया कुछ अलग है, ठीक है। अगर उस एरिया में कोई और आकर जबरदस्ती अपना अधिकार जमाना चाहे तो हम क्या करेंगे, उसको तो पहले समझाएंगे, देखिए ऐसे है वैसे करके। लेकिन जब नहीं हो पाएगा, जब किसी तरह से समझाने से नहीं हो पाएगा, तो फिर अंत में स्थिति ऐसी आती है कि अब दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति आती है, यानी कि लड़ाई की स्थिति आ जाती है। तो उसी के क्रम में जब दोनों द्वारा क्या किया गया, समय समय पर समझौते किए गए, लेकिन फिर भी कोई जब उसका मतलब नहीं निकला, तो लास्ट में क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो बिना युद्ध के कारण ही, बिना युद्ध के किसी प्रकार का निर्णय पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो उसी के क्रम में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि 1740 से 48 के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में क्या था, तो इस युद्ध में जो हुआ था, तो यह युद्ध क्यों किया गया था? तो यह युद्ध जो किया गया था 1740 से 48 का जो युद्ध किया गया था, वह क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। जो 1740 से 48 का जो कर्नाटक युद्ध था, वह ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। जब ये युद्ध से प्रभावित था तो धीरे धीरे जब यहाँ पर युद्ध हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि युद्ध हमेशा चलते रहेगा, दोनों में से किसी ना किसी को तो हार मानना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जब दोनों कंपनियां आपस युद्ध में भिड़ गई, आपसी युद्ध में दोनों के बीच में कर्नाटक युद्ध चलने लगा, तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद जब अब दोनों को लगने लगा कि अगर हम इसी तरह से लड़ते रहे तो ना तो मेरा विकास होगा, ना तो इसका विकास होगा। तो दोनों ने क्या किया, एक संधि की। हम जानते हैं कि किसी भी युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है, एक संधि होता है। किसी भी संधि के समझौते के द्वारा ही किसी भी युद्ध को या किसी भी समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। तो जो पहला संधि किया गया था, वो किया गया था एला सापल की संधि। यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, उसके जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ जो संधि हुई थी, वो थी एला सापल की संधि 1749 में। ठीक है। यानी कि अगर पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो कर्नाटक वार जो हुआ था वो फ्रांसीसी के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1740 से 48 के बीच में हुआ था। जब ये युद्ध चला लंबे समय तक, यहाँ देख रहे कि 4 साल तक युद्ध चला था। तो 4 साल के युद्ध में जब किसी प्रकार का दोनों शक्तियां किसी प्रकार के परिणाम पर नहीं पहुंच पाई, तो लास्ट में दोनों के बीच में एक समझौता का प्रयास किया गया था, और वो समझौता था एला सापल की संधि। यानी कि एला सापल एक जगह पर है, वहां पर एक समझौता किया गया था 1749 में। और इस समझौते के तहत ये निर्णय ली गई थी, इस समझौते के तहत ये निर्णय लिया गया था कि एक निश्चित क्षेत्र पर आपका अधिकार रहेगा, एक निश्चित क्षेत्र पर मेरा अधिकार रहेगा। ना तो आप उस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, ना ही हम आपके क्षेत्र में जाकर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। तो ये समझ गए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त की गई थी, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एला सापल की संधि के द्वारा समाप्त की गई थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहली व्यापारिक कंपनी जो फ्रांसीसी की थी, वह 1664 में स्थापित की गई थी सूरत में, फ्रैंक कैरी के नेतृत्व में। ठीक है, और जो युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो दोनों के बीच में हुआ था। तो आइए, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनियों और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में लगातार 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, क्योंकि देखिए
समझौता हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस समझौते का क्या होता है, जो महत्व जो था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, तो हमारे मन में और ज़्यादा लालच जगने लगती है। तो उसी क्रम में जब समझौता हुआ, तो 1749 में समझौता हो गया, लेकिन धीरे धीरे इस समझौते का जो संधि शर्त था वो क्या क्या धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे उसका महत्व कम होने लगा। तो फिर से ब्रिटिशों के मन में क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश तो हमेशा से ही लालची रहे हैं, वो चाह रहे थे कि जितना से जितना अधिकार मेरा हो सके। तो जब ऐसा हुआ तो फिर से क्या हुआ, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध का जब खत्म हुआ, इसका संधि खत्म हुआ, तो ब्रिटिशों के मन में फिर से फ्रांसीसियों के क्षेत्र में जाने की जो होड़ थी वो मचने लगी थी। तो जब फिर से जब जब वही स्थिति उत्पन्न हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। तो उसी के क्रम में दूसरा कर्नाटक युद्ध जब हुआ था, तो वो आइए देखते हैं उसके बारे में, वो कब कब हुआ था। कर्नाटक युद्ध, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1751 से 55 के बीच में, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वह 1751 से 55 के बीच में हुआ था। यानी यानी कि पहला तो जो 1744 से 48 के बीच में हुआ था, 48 में, और इसमें 49 में संधि हुई, एलासापल की संधि हुई। तो जस्ट उसके 2 साल बाद 1751 में, 51 से दूसरा कर्नाटक युद्ध चालू हो गया था, ठीक है। तो इस युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था, तो इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वही तो देखा जा सकता है कि अपना क्षेत्र का विस्तार करना। उसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसमें जब पहले था कि कर्नाटक पर, यानी कि पहला जो क्या था, जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित होने के चक्कर में जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। लेकिन अब दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था, जो यहाँ उसका तत्कालिक कारण ये था कि हैदराबाद और कर्नाटक में जो अपना वर्चस्व स्थापित करने का, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अगर हमको पूछा जाए, तो उसमें यह हो सकता है कि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण हैदराबाद एवं हैदराबाद एवं कर्नाटक में वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में हम किसी को भी आने नहीं दे सकते हैं। कोई तो आके नहीं बोल सका था कि निकाल देगा जबरदस्ती, किसी को यहाँ से धकेल के निकाल देगा। तो वैसा तो नहीं है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में पहले से अपनी जितना भी शक्ति का विस्तार कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा, जब हैदराबाद और कर्नाटक में जब क्या हुआ, जब दोनों शक्ति आपस में टकराई, तो फिर से दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और यह युद्ध जो था वो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई थी। यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध का जो संधि हुआ था वो कौन था? दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ था? एलासापल की संधि। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अब फिर से नया नया नियम कानून बनाया गया कि अच्छा चलिए, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो फिर से नया नियम कानून बनाकर फिर से कुछ कुछ संधि शर्तें तय की गई होंगी। उसके बाद इस क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब जब पहला प्रथम युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, दूसरा युद्ध का फिर कोई निर्णय नहीं निकला, तो अंत में फिर थर्ड कर्नाटक वार हुआ था। तो आइए उसके बारे में हम समझते हैं कि थर्ड कर्नाटक वार जो हुआ था वो क्यों हुआ था, और उस किस संधि के तहत उस कर्नाटक वार को समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं हम। कर्नाटक युद्ध थर्ड, तो तीसरा जो कर्नाटक वार हुआ था, वो तीसरा कर्नाटक वार 1756 से 61 के बीच में हुआ था। कब हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध? 1756 से 61 के बीच में। 1756 से 61 के बीच में थर्ड कर्नाटक वार हुआ था। और यह वार जो था, तो इस वार का मुख्य कारण क्या था? तो थर्ड कर्नाटक वार को जो युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इस युद्ध का मुख्य कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। क्या था जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था ब्रिटिशों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था। तो यही इसी युद्ध के प्रभाव के चक्कर में थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था। क्योंकि ये सप्तवर्षीय नाम में ही कि ये लंबे समय से 7 वर्षों से चला आ रहा था, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन जब युद्ध हुआ, थर्ड कर्नाटक वार युद्ध हुआ, 1756 से 61 के बीच में हुआ, तो इसके तहत भी कुछ संधियां की गई। तो इस थर्ड कर्नाटक वार में, तीसरा कर्नाटक युद्ध में जो संधि की गई थी वो थी कौन? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के तहत
पेरिस की संधि, यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है, पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। और फिर आगे इसी के क्रम में फिर जब तीनों कर्नाटक वाद तो समझ चुके हैं, पहला अब हम रिवाइज कर देते हैं। पहला कर्नाटक वाद जो हुआ था वो 1744 से 48 के बीच में हुआ था। और इसका कारण क्या था, तो इसका जो कारण जो था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वह ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध था, और ये था एलएस-आपल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था, वह दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था, कब हुआ था, 51 से 55 के बीच में हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो जो क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर किया गया था। और वो जो संधि हुआ था वो पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा कर्नाटक वाद खत्म हुआ था। और थर्ड जो कर्नाटक वाद हुआ है वो हुआ है 1756 से 61 के बीच में हुआ है। और इसमें क्या था, ये इसका मुख्य कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था, इसका कारण क्या था, इसका कारण था तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो सप्तवर्षीय युद्ध था। और थर्ड कर्नाटक वार जो था वो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस तरह से इतनी सारी कर्नाटक युद्ध हुई थी, जब धीरे धीरे युद्ध होता है तो हम जानते हैं जब भी युद्ध होता है तो उस युद्ध से क्या होता है, या तो कोई शक्ति बहुत ज्यादा उभर के आती है, या तो और फिर दूसरा क्या हो सकता है कि अगर एक शक्ति ज्यादा उभरी तो दूसरा वो होता है कि उसका जो शक्ति वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इसी के क्रम में फिर क्या था, जब धीरे धीरे ब्रिटिशों का अधिकार जो था, वर्चस्व था, वो और अधिक स्थापित होने लगा। तो फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी जब ब्रिटिश इस पर दबदबा स्थापित होने लगा तो जाहिर सी बात है कि फ्रांसीसी का जो दबदबा होगा वो कम होने लगा। तो इसी के क्रम में फिर 1764 में वांडीवास का युद्ध हुआ। 1764 में वांडीवास का युद्ध हुआ, और माना जाता है कि यही युद्ध के बाद क्या हुआ था, फ्रांसीसी 1764 का जो वांडीवास युद्ध हुआ था वो उसी युद्ध के तहत जो हुआ था वो फ्रांसीसी शक्ति क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध जो था वो 1760 में हुआ था। और इसी के तहत माना जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो गई थी। और जब फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हुई तो यानी कि अब पूर्णतः क्या हुआ था, तो पूर्णतः इस युद्ध के बाद क्या हुआ, तो अंग्रेजों का एक छत्र राज्य स्थापित हो चुका था। कहां पर, भारत पर। क्योंकि अब क्या था कि अब जितना भी यूरोपीय कंपनियां थी सभी क्या थी, अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा करने में अपने आप को असफल समझ पा रही थी। अब किसी प्रकार से वे लोग अपने आप को अंग्रेजों के सामने टिका नहीं पा रहे थे। तो इसी तरह से अब हम समझ गए कि किस प्रकार से अंग्रेजों का आगमन हुआ। धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपनी शक्ति का विस्तार किया, और धीरे धीरे अपने शक्ति विस्तार करने के क्रम में जो भी इसके समक्ष जितने भी कंपनियां आती गई उस कंपनी को ये लोग हटाते चला गया। और अंतिम जो कंपनी हटा रही थी वो 1760 के वांडीवास युद्ध में हुआ था, जो कि फ्रांसीसी शक्ति उसमें समाप्त हो गई थी। और जब फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हुई तो अब यानी कि अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज हो गया था। अब इसका पूर्वाधिकार भी हो चुका था, वह भारत पर स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियां किस किस प्रकार से किस किस क्रम में आई, और उनका अधिकार किस किस तरह से हुआ, कि कौन कौन सी संधियां की गई इनके तहत। समझ में आ गया इतना? तो देखते हैं, अब हम क्या समराइज कर देते हैं कि सबसे पहली कंपनी कौन आई थी, और उन्होंने क्या क्या कब कब अपना सत्ता अपना फैक्ट्री स्थापित की। एक बार आप लोग को हम समराइज कर देते हैं।